हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की चैप्टर नंबर 12 का चौथा न्यूमेरिकल करेंगे। अपन 3 न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं, तो अब चौथा न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्या है न्यूमेरिकल। 55 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 22 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा क्षेत्र पर अविलंबवत आपतित होता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो इसने निम्निष्टों की कोणीय स्थिति पूछी है यहाँ पर, और देखो इसने क्या दिया है, लेमडा का मान दिया है, तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान दे दिया, और रेखा क्षेत्र स्लिट की चौड़ाई का मान दे दिया, रेखा क्षेत्र की चौड़ाई जो कि स्मॉल डी होती है। तो यहाँ पर देखो एकल स्लिट की बात कर रहा है, यहाँ पर केवल एक ही स्लिट दिया हुआ है और एकल स्लिट की चौड़ाई दी हुई है, और अविलंबवत प्रकाश आपतित होता है। तो इसने प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति पूछ ली। प्रथम दो निम्निष्टों की केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एकल स्लिट की बात कर रहा है, केवल एक ही स्लिट है, यहाँ पर दो स्लिट नहीं है। तो यहाँ पर एकल स्लिट है, इसलिए यहाँ पर एकल स्लिट के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम में लेंगे। अगर यहाँ पर दो स्लिट होते तो इसमें वो यंग का द्विस्लिट वाला काम में आता, लेकिन यहाँ पर एक ही रेखा क्षेत्र की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रोनहोफर विवर्तन काम में लेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा कि एकल स्लिट के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन में जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या आता है। एकल स्लिट के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन एकल स्लिट के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रथम दो निम्निष्टों के लिए, कि यहाँ पर अपन ने लास्ट में डेरिवेशन किया था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए दो डेरिवेशन आए थे, पथांतर का मान आया था। तो देखो यहाँ पर पथांतर का मान देखेंगे कि निम्निष्ट के लिए पथांतर कितना होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो कि निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट की स्थिति के लिए पथांतर कितना आया था, निम्निष्ट के लिए जो आया था पथांतर वो कितना आया था। आपने देखा होगा कि डी साइन थीटा इक्वल टू कितना आया था, एन लेमडा, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। जबकि उच्चिष्ट के लिए कितना आया था, डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। तो ये पथांतर का मान आया था, इसको आप दे सकते हो पीछे डेरिवेशन जाकर के। तो निम्निष्ट के लिए पथांतर कितना आया था, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और उच्चिष्ट के लिए कितना आया था, डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 आया था, 2n+1 लेमडा अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो निम्निष्ट पूछा है तो अपन निम्निष्ट वाला लिखेंगे, केवल उच्चिष्ट वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर उच्चिष्ट के लिए पूछे तो आप वो काम में ले लेना। तो इसने कोणीय स्थिति पूछी है प्रथम दो निम्निष्टों की, तो प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू 1। द्वितीय निम्निष्ट के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू 2। तो इसने कोणीय स्थिति पूछी है, तो थीटा का मान इसने यहाँ पूछा है, और इसने लेमडा का मान दे दिया यहाँ पर 55 एंगस्ट्रॉम, और स्मॉल डी जो है रेखा जो चौड़ाई जो है ना, एकल स्लिट की चौड़ाई, इसने स्मॉल डी का मान दे दिया 22 × 10⁻⁵ तो यहाँ पर इसने दोनों मान दे दिए। थीटा का मान पूछा है और एन का मान 1 ले लेंगे पहले, तो फिर एन का मान 2 रख लेंगे, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना अपने, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक अपन कंडीशन काम में लेंगे। अपन डेरिवेशन के अंदर भी किया था ऐसा कि जो थीटा होता है वो बहुत छोटा होता है। थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। थीटा यहाँ पर वेरी स्मॉल होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ गया, तो यहाँ पर ये मान रख देंगे, साइन थीटा का मान थीटा रख देंगे, तो डी थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा एन लेमडा अपॉन में डी। ठीक है, तो ये थीटा का मान बहुत छोटा होता है, बहुत ही कोण, बहुत ही वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा मान लिया, और ये मान यहाँ पर रख दिया, तो डी थीटा इक्वल टू कितना बन गया, एन लेमडा बन गया, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एन लेमडा अपॉन डी आ गया। ठीक है, अब देखो प्रथम निम्निष्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रथम निम्निष्ट के लिए क्या आएगा, प्रथम निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ पर एन इक्वल टू 1 ले लेंगे, एन इक्वल टू 1 रख लेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेमडा अपॉन में डी,
लेमडा पूर्ण डी। तो लेमडा का मान रख दो भाई, लेमडा कितना दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 होता है भाई, 10 की पावर -10 मीटर होता है। और स्मॉल डी का मान दिया हुआ है जो कि रेखा क्षेत्र चौड़ाई है, रेखा क्षेत्र की चौड़ाई है स्मॉल डी। तो इसका मान 22 गुणा 10 की पावर -5। और सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सेंटीमीटर कितना होता है 10 की पावर -2 होता है भाई। सेंटीमीटर कितना होता है 10 की पावर -2 होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और ये मीटर हो गया। तो इसको आप कर सकते हो यहाँ से, ये 5 से कट जाएगा, 11 से 12 से कट जाएगा, 10 की पावर -10 है। तो 11 दूनी 22, 11 पंच 55, 5/2। ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -8 बचेगा, 10 की पावर -8, 10 की पावर -5 2 7, 10 की पावर -7 बचेगा। और 10 की पावर -7 है, -8 है, कितना बचेगा 10 की पावर -1 बचेगा, 10 की पावर -1। और 10 की पावर -1 नीचे आएगा तो 10 की पावर +1 बन जाएगा। 5/2 2.5 होता है, 2.5 और बटा में आएगा तो 10 बन जाएगा। और फिर ये 0.25 रेडियन। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन कर लो कि जब थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान क्या हो जब द्वितीय निम्नलिखित की बात करेगा। द्वितीय निम्नलिखित के लिए आप क्या करोगे, n = 2 कर लोगे, बस सीधी सी बात है भाई। और थीटा = कितना आ जाएगा, n = 2 रखोगी तो 2 लेमडा अपॉन डी। तो लेमडा अपॉन डी का मान अभी भी निकाला अपन ने, लेमडा अपॉन डी का मान कितना है 0.25 है ना, लेमडा अपॉन डी का मान अभी भी निकाला है 0.25 है। तो सीधा आप गुणा कर दो ना, लेमडा अपॉन डी का मान तो सीधा 0.25 से गुणा कर दो। तो 0.25 को 2 से गुणा करो, कितना आंसर आएगा 0.50 रेडियन। तो कोण का मान रेडियन मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर ये वाला आ गया 0.50 रेडियन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो पोलराइट इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता महत्तम है। यदि एक पोलराइट को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कितना भाग होगी। तो ये इसने यहाँ पूछ लिया, ठीक है। अब देखो, तो देखो यहाँ पर पोलराइट दिया हुआ है, तो पोलराइट के लिए देखो मेलस नियम काम में लेते हैं, और कोण का मान दिया हुआ है। तो सीधी सिंपल सी बात है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं, थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। और पूछा क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता पूछी है, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगी इसने पूछा है। तो मेलस नियम काम में ले लेंगे यहाँ पर, मेलस नियम। तो मेलस नियम क्या होता है भाई, मेलस नियम क्या होता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला होता है मेलस का नियम है ना। तो देखो I = I0 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता है दोनों पोलराइडों के मध्य बना हुआ कोण। थीटा क्या होता है दोनों पोलराइडों की अक्षों के मध्य बना हुआ कोण होता है। तो देखो यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो पहला आप काम ले लो, पहला आंसर क्या होगा, जब थीटा = कितना हो 90 हो, थीटा = 90 हो तो cos 90 कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है, पहले 30 डिग्री काम ले लो, चाहे आप 90 को ऐसे काम ले लो आप। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले थीटा = 30 डिग्री काम ले लेते हैं, थीटा = 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो cos 30 का मान कितना आ जाएगा, cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर मान रख दो, cos 30 का मान रख दो आप। तो I = कितना आ जाएगा I0, I = कितना आएगा I0, cos 30 का मान √3/2 है ना, तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, का स्क्वायर। और आप करोगे स्क्वायर खोलोगे आप, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो 3/4 I0, तो इसका आंसर क्या होगा 3/4। कितना आंसर होगा 3/4, क्योंकि अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगा, इसने ये पूछा है कि अधिकतम तीव्रता कौन सा भाग होगा, तो ये जो भाग होगा वो 3/4 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसने, देखो जब थीटा का मान कितना हो, थीटा = जब 90 हो तो cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। तो cos 90 0 डिग्री, यहाँ पर आप cos 90 0 कर दो आप, तो I = कितना आ जाएगा, जो I0 दिया हुआ I0 है I0, और cos 90 का मान 0 करोगे ना, और 0, तो 0 × 0 कितना कितना आंसर आएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0, तो कितना आंसर होगा 0। तो यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन कर लिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करेंगे।
देखो, जब सूर्य 36 से 37 डिग्री कोण पर होता है, जब सूर्य 36 से 37 डिग्री कोण पर होता है, मतलब सूर्य जो है ना वो 36 से 37 डिग्री कोण बना रहा है, तो पानी की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है भाई। जब इतने डिग्री कोण पर होता है ना 37 डिग्री कोण पर, तो परावर्तित प्रकाश जो होता है वो पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है। तो देखो नाम आ गया पूर्णतः ध्रुवित, परावर्तित नाम आ गया। तो ध्यान रहना चाहिए इसमें परावर्तन द्वारा ध्रुवण काम में लेंगे। तो इसमें कौन सा नियम काम में आता है? इसमें ब्रूस्टर नियम काम में आता है। तो देखो इसमें ब्रूस्टर नियम काम में आएगा क्योंकि इसने परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित दे दिया, तो इसके लिए अपन ब्रूस्टर नियम काम में लेंगे। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो इसने सूर्य जो है 36 से 37 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसने कोण का मान अलग दे दिया। यहाँ पर इसने ब्रूस्टर कोण का मान नहीं दिया है, ब्रूस्टर कोण का मान नहीं दिया इसने। तो पहले अपन इसमें ब्रूस्टर कोण का मान निकालेंगे। देखो इसने दिया कैसे क्वेश्चन है, देखो इसने क्वेश्चन ही वाला दे दिया। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ये वाला अध्रुवित प्रकाश होता है, ये सूर्य यहाँ पर है, अध्रुवित प्रकाश है ये, तो यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। लेकिन जो सूर्य है ना, जो सूर्य है वो 36 से 37 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 36 से 37 डिग्री कोण पर है। तो ये वाला मान कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर ब्रूस्टर कोण होता है, और इसमें अपने पास दो किरणें मिलती है अपने को। परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है, और जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है, आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोण आईपी होता है, तो यहाँ पर 37 डिग्री है, तो 90 माइनस कर दो आप। तो 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 53 डिग्री। और ये यहाँ पर ये वाला मान आईपी का होता है, कितना होता है? आईपी का मान। ये इसमें ब्रूस्टर कोण होता है आईपी, ब्रूस्टर कोण आईपी होता है। तो अगर 37 डिग्री ये है और ये वाला 53 डिग्री है, तो अपने निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ध्यान रहे कई क्वेश्चन में ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला मान दे करके ये वाला पूछ लेते हैं, और कई बार सीधा इसका मान दे देते हैं। तो कई बार सीधा इसका मान मिल जाएगा और कई बार सीधा इसका मान नहीं मिलेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा 90 माइनस करके। तो ब्रूस्टर कोण का मान सीधा दे देगा, और कई बार आप निकाल सकते हो। देखो, तो आप ब्रूस्टर कोण का मान कैसे निकालोगे? यहाँ पर ब्रूस्टर कोण का मान निकालोगे क्योंकि इसमें ब्रूस्टर नियम काम में आएगा, तो अपन ब्रूस्टर कोण का मान निकालेंगे। देखो ब्रूस्टर कोण कैसे निकलेगा? 90 माइनस 37 डिग्री, कितना बचा भाई? 53 डिग्री बच गया, है ना। तो देखो अपने पास ब्रूस्टर नियम क्या होता है, यहाँ पर ब्रूस्टर नियम काम में ले लेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक पूछा है, तो ब्रूस्टर नियम क्या होता है? म्यू इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू इक्वल टू क्या होता है? 10 IP होता है भी। तो म्यू इक्वल टू 10 IP, ब्रूस्टर नियम काम में आ गया। पानी का अपवर्तनांक 10 IP, तो ये IP का मान है ब्रूस्टर कोण, और IP का मान यहाँ पर कितना है? 53 डिग्री है। और 53 डिग्री 53 डिग्री का मान कितना होता है? 4/3 होता है भाई। ध्यान रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि 53 डिग्री का मान कितना होता है? 4/3 होता है। और 4/3 का मतलब क्या हुआ? 1.33। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ये भाई पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और ये अपना सही आंसर आ गया यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि आईपी का मान कैसे निकालते हैं। ब्रूस्टर कोण जो है, कई बार तो कई क्वेश्चन में सीधा मिल जाएगा, अगर सीधा नहीं मिले तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसने 36 से मान दे दिया 37 डिग्री का मान, तो अपन निकाल लिया, 53 डिग्री निकाल लिया, तो म्यू इक्वल टू 10 IP लग गया। सीधा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर कौन सा नियम काम में आया था? यहाँ पर मेलस नियम काम में आया था, I इक्वल टू I नॉट कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कौन सा नियम काम में आया था? यहाँ पर एकल स्लेटी के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन काम में आया था। और इसमें हमने निम्नलिखित के लिए जो पथांतर का मान कितना होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? एन लेमडा। इसमें ये वाला फॉर्मूला काम में आया था, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए, जो फॉर्मूले हैं वो मेन वो सबको आने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा सा 3 विकल्प हमने कर ली, और बाद में आगे और करेंगे। थैंक यू।